अस्सलाम वालेकुम गाइस, माय नेम इज़ सैयद अब्बास ज़ैदी एंड आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल के अंदर हम लोग अपना एक नया कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का। हम लोग आज से पहले यानी कि आप लोग जो पढ़ते आए हैं C++ या जिनके पास थोड़ा बहुत C का कुछ कॉन्सेप्ट हो, तो जो हमारे पास C++ लैंग्वेज होती है वो हमारी एक प्रोसीजरल लैंग्वेज है, और जो हमारे पास C लैंग्वेज होती है वो हमारे पास एक स्ट्रक्चर लैंग्वेज होती है। ये जो सारी चीज़ें हैं स्ट्रक्चर, प्रोसीजरल, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ये प्रोसीजर्स हैं, कुछ पाथ्स हैं, कुछ टेक्निक्स हैं, या अगर मैं इसको शॉर्ट उसमें कह दूं कि कुछ वेज़ हैं, काम करने के तरीके हैं कुछ, कि हम किस तरीके से इसमें काम करते हैं। यानी कि अगर जो हमारे पास स्ट्रक्चर लैंग्वेज थी यानी C जो थी, उसमें हम एक स्ट्रक्चर पे काम कर रहे होते थे, यानी कि किस स्ट्रक्चराइज्ड फॉर्म के अंदर हमारा एक काम अप्रोच कंप्लीट हो रहा होता था। जो हमारे पास उसके बाद C++ लैंग्वेज आई थी, C++ के अंदर हम एक प्रोसीजर को फॉलो कर रहे होते थे, यानी कंप्लीट एक प्रोसीजर हो रहा होता था उसके अंदर। अब हमारे पास जो इसके बाद लैंग्वेज आती है ये हमारी कहलाती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर हम लोग ऑब्जेक्ट्स के ऊपर काम कर रहे होते हैं, ऑब्जेक्ट्स को यूज़ करते हुए रियल ऑब्जेक्ट, रियल एंटिटीज़ के ऊपर काम कर रहे होते हैं। तो हमारे पास जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं, हम लोग इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं जावा के थ्रू। सबसे पहले मैं आपको थोड़ी सी बेसिक बता दूं जावा के बारे में। जावा जो है वो जेम्स गॉसलिंग ने सन माइक्रो सिस्टम्स के थ्रू 1991 के अंदर जो है लॉन्च की थी, यानी कि इन्वेंट की थी ये लैंग्वेज। जेम्स गॉसलिंग ने सन माइक्रो सिस्टम्स एक कंपनी थी, उसने जो है ये 1991 के अंदर इसके यानी कि लैंग्वेज बनाई, और 1995 के अंदर जावा का जो है फर्स्ट वर्जन जो है 1.0 मार्केट के अंदर लॉन्च हुआ था। उसके बाद इसका यानी कि इन्होंने जो पुराना नाम था जावा का वो ओक के नाम से जानी थी, ओक के नाम से इसको जाना जाता था। उसके बाद इसका नाम फिर चेंज किया गया, नाम चेंज हो के इसका फिर जावा रख दिया गया। जावा बेसिकली एक कॉफ़ी का नाम है, तो एक कॉफ़ी के नाम के ऊपर इस लैंग्वेज का नाम रखा गया। और फिर इसकी भी एक मज़ीद डिटेल है बहुत लंबी कि किस तरीके से इसका नाम रखा गया, कुछ यानी कि क्या बेस थी इसकी, तो हम इतनी डिटेल के अंदर नहीं जाएंगे। उसके बाद 1995 के अंदर इसका फर्स्ट वर्जन आया, और 2011 के अंदर ऑरेकल ने जो है वो जावा को परचेज़ कर लिया, यानी सन माइक्रो सिस्टम से ऑरेकल ने जावा को परचेज़ कर लिया। इस टाइम जावा की जो ओनर है वो ऑरेकल है। तो इसके साथ साथ अब मैं आपको थोड़ा सा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट दे दूं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यानी कि जो हमारी जावा है, जावा जो है वो हमारी प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। C++ भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को अप्रोच करती है या फुलफिल कर रही होती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की डिमांड्स को, लेकिन C हमारे पास प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। C हमारी जो है वो प्रोसीजरल लैंग्वेज है प्योर, उससे अप्रोच किया जा सकता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को, लेकिन वो हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज नहीं है। दूसरी चीज़ ये गाइस कि C लैंग्वेज जो है उसमें और जावा के अंदर एक मेन फ़र्क ये है कि जावा जो है वो कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों को यूज़ करते हुए काम कर रही होती है, लेकिन C लैंग्वेज के अंदर सिर्फ हमारे पास कंपाइलर्स यूज़ हो रहे होते हैं। आपको अगर कंपाइलर और इंटरप्रेटर का कॉन्सेप्ट के बारे में पता हो तो उम्मीद है कि आपको ये बात मेरी समझ आ रही होगी कि जावा जो है वो सबसे पहले प्रोग्राम को कंपाइल करता है, जो हमारी जावा होती है, जिस पे हम JVM के थ्रू, हम लोग जावा वर्चुअल मशीन के थ्रू, या नेटबीन्स एक इसका सॉफ्टवेयर है जिस पे हम लोग इसके प्रोग्राम वगैरह राइट करते हैं। तो अगली वीडियोस में हम आपको वो भी बताएंगे डिटेल के अंदर। तो उसके थ्रू जो है ये इंटरप्रेट हो रही होती है लैंग्वेज, और एक बाइट कोड जनरेट कर रही होती है। इंटरप्रेटर जो है उसका एक बाइट कोड जनरेट करता है, और वो बाइट कोड दोबारा से कंपाइल किया जाता है, और कंपाइल होने के बाद डॉट जावा फाइल एक जनरेट होती है हमारे पास। डॉट जावा फाइल हमारे पास एक जनरेट होकर आ जाती है। इसका हमें क्या फ़ायदा होता है, हमारी लैंग्वेज सिक्योर भी हो जाती है इस चीज़ के थ्रू, और दूसरी चीज़ हमारी लैंग्वेज की हमारी लैंग्वेज जो है वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट हो जाती है। ये जावा की कैरेक्टरिस्टिक्स के भी अंदर आता है, अभी हम जावा की कैरेक्टरिस्टिक्स को भी डिटेल में जो है रीड करेंगे क्या होती हैं। दूसरी चीज़ ये है कि C++ लैंग्वेज के अंदर हम लोग जो है वो एक प्रोसीजर पे काम कर रहे होते थे। सिंपल हमें एक सिनेरियो गिवन होता था, उसके हिसाब से हम एक प्रोसीजर डिज़ाइन करते थे, कोई लॉजिक सोचते थे, और हम एक जावा का प्रोग्राम डिज़ाइन कर देते थे। लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यानी जावा के अंदर
हम लोग क्या कर रहे होते हैं, हम लोग ऑब्जेक्ट्स पे, क्लासेस पे और रियल एंटिटीज़ के ऊपर काम कर रहे होते हैं। क्लास क्या चीज़ होती है, ऑब्जेक्ट क्या चीज़ होती है, ये हम आगे जाके आपसे डिटेल में इसके बारे में डिस्कस करेंगे और आपको कंप्लीट इसके बारे में बताएंगे क्या चीज़ें होती हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती है, ये जो है हमारी काफ़ी मैच कर रही होती है प्रोसीजरल लैंग्वेज से। यानी काम हमारे तकरीबन सेम हो रहे होते हैं, लेकिन सिर्फ काम करने का वे थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। यानी हमारे काम को थोड़ा आसान बना देती है, लेकिन हमारा काम सेम ही, टास्क हमारा सेम अचीव हो रहा होता है, आउटपुट हमारा सेम आ रहा होता है, लेकिन हमारे काम को थोड़ा सा ये अच्छा कर देती है और यानी कि थोड़ा सा आसान बना देती है। तो इसके लिए हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूज़ करते हैं। और दूसरी चीज़ मैं आपको ये बताता चलूँ कि जावा जो है वो C++ के ऊपर बेस करती है। जावा जो है वो C++ को देखते हुए डिज़ाइन की गई है, उसी की बेसिक्स को यूज़ करते हुए डिज़ाइन की गई है जावा। और बहुत सारे जावा के और C++ के सिंटैक्स जो है वो काफ़ी सारे सेम है। यानी जावा के सिंटैक्स और C++ के सिंटैक्स जो है वो काफ़ी सारी चीज़ों के सेम है, तो इस वजह से उस पर बेस करती है। आइए चलते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जावा की तरफ। जावा की जो हमारे पास मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसके अंदर हमारे पास सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक आती है सिंपल। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जावा के अंदर जो हमारे पास सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स आ रही है जावा की, वो हमारे पास आ रही है कि सिंपल। जावा जो है वो एक काफ़ी सिंपल लैंग्वेज है, जिसका यानी कि सिंपल से मतलब ये है कि ये जो है बेसिक जो है वो कर रही होती है C++ के ऊपर। इस वजह से अगर आपको C++ आती है या उसका थोड़ा बहुत आपको कॉन्सेप्ट है, तो जावा उसके हिसाब से बहुत सिंपल है, यानी आपको प्रोग्राम राइट करना बहुत सिंपल होता है। तो जावा की एक कैरेक्टरिस्टिक है सिंपल। अच्छा, जावा की सिंपल कैरेक्टरिस्टिक इसलिए भी है कि यानी कि C++ पे बेस कर रही होती है। दूसरी चीज़, इसका प्रोग्राम राइट करना बहुत आसान होता है, और लेकिन ये थोड़ी बहुत डिफरेंट है C++ से। सेम C++ वाला काम नहीं कर रही होती, लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो C++ के ऊपर हमारी बेस कर रही होती हैं। दूसरी चीज़ ये है कि दूसरी कैरेक्टरिस्टिक है जावा की ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को मैं ऊप लिख रहा हूँ, इसको ऊप के नाम से भी जाना जाता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के नाम से। तो जावा जो है वो हमारी प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक है कि ये प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। ये जावा की दूसरी कैरेक्टरिस्टिक थी। जावा की तीसरी कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास आती है कि डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो डिस्ट्रीब्यूटेड, जावा जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। डिस्ट्रीब्यूटेड से क्या मुराद है? डिस्ट्रीब्यूटेड से हमारे पास मुराद है कि हम लोग सेवरल कंप्यूटर्स जो है वो काफ़ी सारे कंप्यूटर्स मिलकर हमारा एक काम अचीव कर सकते हैं। यानी हम लोग एक टास्क को काफ़ी सारे सब टास्क के अंदर डिवाइड कर दें और मुख्तलिफ पीसीस के ऊपर हमारा वही टास्क कंप्लीट हो रहा हो या अचीव किया जा रहा हो, काफ़ी सारे लोग मिलकर अचीव कर रहे हो, तो वो जावा के अंदर अलाउ किया जाता है। जबकि C++ में ऐसा कुछ नहीं हो सकता था, क्योंकि C++ जो है वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट भी नहीं है। C++ पे जो एक बंदा काम कर रहा है वो एक ही कर सकता है, उसके टास्क को हम लोग इस तरह से डिवाइड करके बाद में कंबाइन नहीं कर सकते। तो इसलिए जावा जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड लैंग्वेज भी कहलाती है। उसके बाद हमारे पास एक चीज़ आती है इंटरप्रेटेड। जावा जो है वो हमारे पास इंटरप्रेटेड है। जावा जो है वो हमारे पास इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। इंटरप्रेटेड से क्या मुराद है कि हम लोग इसको अगर किसी जगह पर इंस्टॉल कर रहे हैं, तो यानी कि हम अगर इसको जावा इंटरप्रेटेड से मतलब ये है कि इसके अंदर हमारे पास इंटरप्रेटर भी यूज़ हो रहा होता है। हम अगर इसको इंस्टॉल कर रहे हैं किसी और पीसी के ऊपर और वहाँ से हम लोग इसका प्रोग्राम उठाकर किसी दूसरे पीसी के ऊपर रन कर रहे हैं, तो जावा उसमें हमें कोई भी इशू नहीं देगा। जावा का प्रोग्राम आराम से किसी और पीसी पे भी रन हो सकता है, क्योंकि इसमें इंटरप्रेटर होता है जो एक बाइट कोड जनरेट कर रहा होता है, और बाइट कोड जब किसी और पीसी पे जाता है तो वो बाइट कोड जो है वो दोबारा से जावा वर्चुअल मशीन यानी JVM अगर हमारे पास उस पीसी के अंदर हो, तो जावा वर्चुअल मशीन के थ्रू हम लोग उस आराम से उस कोड को जो है वहाँ पर भी रन करा सकते हैं। उसके बाद हमारे पास एक जावा की कैरेक्टरिस्टिक आती है रॉबस्ट। जावा जो है वो रॉबस्ट है। रॉबस्ट से क्या मुराद है? रॉबस्ट से मुराद होती है हमारे पास स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग भी कह सकते हैं और इसको हम कह सकते हैं रिलायबल। जावा लैंग्वेज जो है वो हमारे पास काफ़ी रिलायबल भी है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज भी है। यानी
किस हवाले से स्ट्रॉन्ग है कि हमारी इसके अंदर प्रोग्रामिंग कोडिंग बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, इसकी सिक्योरिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं। हम आगे जब इसको कंप्लीट डीप में जाके रीड करेंगे तो इंशाल्लाह आपको उसमें सही तरीके से समझ आ जाएगी कि किस तरह से जावा रॉबस्ट कहलाई जाती है। रॉबस्ट के बाद हमारी इसके बाद एक इसकी वो कैरेक्टरिस्टिक आती है कि जावा जो है वो आर्किटेक्चरल नेचर है। जावा हमारे पास जो है वो आर्किटेक्चरल नेचर है। आर्किटेक्चरल नेचर से क्या मुराद है कि स्पेसिफिक मशीन और ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी अगर हमारे पास कोई एक स्पेसिफिक मशीन और ऑपरेटिंग सिस्टम है तो लाजमी नहीं है कि सिर्फ इसके लिए कोई हमें स्पेसिफिक ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए। अगर जावा का प्रोग्राम मैक ऑपरेटिंग सिस्टम पर चल रहा है तो वही जावा का प्रोग्राम लिनक्स पे भी चल सकता है, वही जावा का प्रोग्राम विंडोज़ पर भी चलाया जा सकता है। तो इसलिए जावा जो है आर्किटेक्चरल नेचर है, इसके आर्किटेक्चरल नेचर जो है वो इसकी कैरेक्टरिस्टिक है। उसके बाद अगली हमारे पास आती है इसकी कैरेक्टरिस्टिक पोर्टेबल। जावा जो है वो पोर्टेबल है। पोर्टेबल किस तरीके से है? जावा, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जावा का प्रोग्राम हम लोग अगर एक किसी और पीसी के ऊपर बनाया है, यानी विंडोज़ पे अगर हमने बनाया है तो उसको हम लोग लिनक्स पे भी रन कर सकते हैं, उसको हम लोग यूनिक्स पे भी रन कर सकते हैं, उसको हम मैक ऑपरेटिंग सिस्टम पर भी यूज़ कर सकते हैं, यानी वो किसी भी इन्वायरमेंट के अंदर प्रोग्राम रन कर सकता है मेरा। इसलिए जावा जो है वो पोर्टेबल कहलाती है। पोर्टेबल के बाद जावा की अगली कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास आती है परफॉर्मेंस। जावा लैंग्वेज की हाई परफॉर्मेंस है, बहुत हाई परफॉर्मेंस लैंग्वेज है हमारे पास। जावा जो होती है वो काफ़ी हाई परफॉर्मेंस लैंग्वेज होती है, इस वजह से इसकी परफॉर्मेंस जो है वो इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक आती है। उसके बाद आती है हमारे पास इसकी अगली कैरेक्टरिस्टिक कि जावा जो है वो मल्टी थ्रेड लैंग्वेज है। मल्टी थ्रेड से क्या मुराद है? मल्टी थ्रेड लैंग्वेज से हमारी यहाँ पे क्या मुराद है, यानी कि जावा हमारे पास इंटीग्रेटेड सपोर्ट प्रोवाइड कर रही होती है मल्टी थ्रेड्स को। जावा एक इंटीग्रेटेड सपोर्ट यानी कंबाइन करके, एक इंटीग्रेट करके उसको एक सपोर्ट प्रोवाइड कर रही होती है मल्टी थ्रेड्स। मल्टी थ्रेड्स पूरा एक कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट के बारे में हम पढ़ेंगे अगले अपने लेक्चर्स के अंदर। तो ये मल्टी थ्रेड को जो है वो काफ़ी अपना, यानी कि मल्टी थ्रेड को जो है इंटीग्रेटेड सपोर्ट प्रोवाइड कर रही होती है। उसके बाद हमारे पास जावा की आखिरी कैरेक्टरिस्टिक आती है, जावा जो है वो डायनामिक है। डायनामिक से क्या मुराद है? जावा के अंदर जैसे मैंने आपको बताया कि हम ऑब्जेक्ट्स के ऊपर काम कर रहे होते हैं, तो जब हम ऑब्जेक्ट के ऊपर काम कर रहे होते हैं जावा को यूज़ करते हुए, किसी क्लास के अंदर जब हम ऑब्जेक्ट्स बना रहे होते हैं तो जावा के पास उस ऑब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन पहले से सेव होती है, वो उस इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हुए उस ऑब्जेक्ट के ऊपर काम करता है। तो इस चीज़ को कहा जाता है डायनामिक। जब हम डिटेल के अंदर इन सारी चीज़ों को पढ़ेंगे या प्रोग्राम इम्प्लीमेंट करके आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से प्रोग्राम को हैंड्स ऑन किया जाता है, कैसे चलते हैं प्रोग्राम, तो ये आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आएंगी सारी चीज़ें। अब हम आ जाते हैं बेनिफिट्स ऑफ जावा की साइड पे। मेन मैं इसके सिर्फ बेनिफिट्स जो है वो यहाँ पे डिस्कस करूँगा, जो इसके मेजर बेनिफिट्स हैं। बेनिफिट्स ऑफ जावा, मैं यहाँ पे टोटल इसके 4 बेनिफिट्स को डिस्क्राइब करने जा रहा हूँ और डिस्कस करने जा रहा हूँ। सबसे पहला हमारा जो इसका बेनिफिट है वो है लो प्रोसेसिंग पावर। लो प्रोसेसिंग पावर से यहाँ पे क्या मुराद है कि जावा की प्रोसेसिंग जो होती है, यानी जब प्रोग्राम को हम रन करवा रहे होते हैं तो उसमें जो प्रोसेसिंग का काम होता है वो बहुत थोड़ा सा होता है, यानी हमारी मशीन के ऊपर या हमारे पीसी के ऊपर उसके प्रोसेसर पे इतना ज़्यादा लोड नहीं आ रहा होता, वो बहुत जल्दी से फ्रिक्वेंटली रन कर जाता है हमारे पास प्रोग्राम। तो इस वजह से इसको लो परफॉर्मेंस का मैं नाम दे रहा हूँ, लो परफॉर्मेंस पावर, के बहुत कम पावर लेती है परफॉर्मेंस के लिए। उसके बाद अगला इसका जो है वो हमारे पास बेनिफिट ये होता है कि टीम वर्क जो है वो पॉसिबल होता है जावा के अंदर। जैसे मैंने आपको बताया था कि C++ और दूसरी लैंग्वेजेस के अंदर टीम वर्क आप नहीं कर सकते, जावा हमें टीम वर्क की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, यानी इसमें काफ़ी सारे लोग एक टास्क को डिफरेंट सब टास्क में डिवाइड करके सब मिल के काम कर सकते हैं, अलग अलग पीसीज यूज़ करते हुए। उसके लिए एक पीसी की ज़रूरत नहीं है, हमें सब अपना अपना टास्क लेकर अचीव कर सकते हैं उस टास्क को। तो इसलिए इसमें टीम वर्क जो है वो पॉसिबल होता है। उसके बाद तीसरी चीज़ जो इसकी मेन आती है वो आती है इसके अंदर लो एरर चांस होता है। लो एरर चांस से क्या मुराद, क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया कि जावा में कंपाइलर भी होता है, इंटरप्रेटर भी। जब आप अपना कोड लिख रहे होते हैं
तो जावा उसी टाइम अगर आपके प्रोग्राम में कोई एरर आ रहा होता है तो वो इसी टाइम आपको इंडिकेट कर देता है कि आपने यहाँ पर आपका एरर आ रहा है और आपने ये चीज़ गलत लिखी है। तो यानी कि एरर का चांस जो है प्रोग्राम में बाद में बहुत मुश्किल होता है आना। एरर आपको वो स्टार्टिंग में ही आइडेंटिफाई कर देता है, आपको दिखा देता है कि ये आपका एरर है, इसलिए एरर के चांसेस जो है वो हमारे पास बहुत कम हो जाते हैं। उसके बाद हमारे पास जो 4 और इसका मेजर बेनिफिट हमारे पास जावा का आता है कि सबसे बड़ा बेनिफिट हम इसको कह सकते हैं, वो क्या है? रीयूज। रीयूजेबिलिटी आ जाती है। रीयूजेबिलिटी फॉर एग्जांपल क्या कि फॉर एग्जांपल मुझे एक काम है, स्टूडेंट एक मेरी क्लास है, मुझे एक ही क्लास को आगे जाके कहीं दोबारा यूज़ करना है। मैंने एक क्लास बना ली है। क्लास का कॉन्सेप्ट अगर आप लोगों को अभी नहीं है तो आगे जाके मैं इसके बारे में भी डिटेल से आपको समझाऊंगा क्लासेस क्या होती हैं। अगर आपको थोड़ा बहुत C++ का कॉन्सेप्ट है तो मैं आसान करके ये समझा सकता हूँ कि अगर हमने कोई एक फंक्शन बना लिया है स्टूडेंट के नाम का और मैं चाह रहा हूँ कि उस फंक्शन को मैं आगे भी कहीं पे इंप्लीमेंट कर लूँ, मुझे दोबारा पूरा फंक्शन लिखना ना पड़े, उसी फंक्शन के थ्रू मैं कोई और काम भी ले लूँ, तो जावा मुझे ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि मैं एक ही क्लास से काफ़ी सारे मल्टीपल टास्क अचीव कर सकता हूँ उस क्लास को रीयूज़ करके। तो ये थे जावा के बेनिफिट्स। हमने आज की इस वीडियो के अंदर जावा के बेनिफिट्स को कवर किया, जावा की कैरेक्टरिस्टिक्स को कवर किया, जावा की बेसिक को हमने देखा। तो आज हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की जो है वो इंट्रोडक्शन दिया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस के अंदर हम लोग इसका सिंपल प्रोग्राम एक राइट करेंगे, आपको सारा बताएंगे किस तरह से प्रोग्राम राइट किया जाता है, सारे प्रोग्राम्स को हैंड्स ऑन करके भी आपको दिखाएंगे। और इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियोस के अंदर मुलाकात होती रहेगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए। अल्लाह हाफिज़।